से आए हैं, उनके लिए कुछ नियम बता देता हूँ, उसको विशेष ध्यान रखें। मैं नाम बोल देता हूँ, वो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो आपका टॉपिक है, जो आपका विषय है, उस विषय पर कैसे आपको बोलना है, किस किस चीज के आपके नंबरिंग है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो नाम बोल दे रहा हूँ, जो पार्टिसिपेंट्स हमारे कर रहे हैं, इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। पहला नाम है मुस्कान, उपस्थित है मुस्कान। पलक सिंह, पलक सिंह उपस्थित है। शिखर बौद्ध, अजेंद्र सिंह आजाद, सोमेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह, हर्षित मिश्रा, हर्षित मिश्रा, अजीत कुमार, अजीत कुमार उपस्थित है। अनुभव मिश्रा, शिवांगी पांडे, आर्या राजपूत, रहीस पठान, स्वाति देवी, स्वाति देवी, सचिन कुमार, सदफ, सदफ आए हैं। महजूद, अरुण कुमार, आजम अहमद, साफिया, साफिया उपस्थित हैं। आशीष कुमार और फिजा भी मंसूरी। इतने पार्टिसिपेंट हमारे उपस्थित हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। आपको मैं जो इसके नियम हैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको अपने विषय पर 3 मिनट बोलना है। 3 मिनट का समय आपका होगा। 3 मिनट में आप अपनी बात को समाप्त करेंगे। जो भी आपने तैयारी की उस हिसाब से, इसमें हर चीज के नंबर दिए हुए हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज के, आपके बोलने के तरीके के और आपकी प्रस्तुति के, हर चीज के अलग-अलग की गई है। हमारा निर्णायक मंडल आपका उसी तरीके से जो है निर्णय देगा, नंबरिंग करेगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय के सम्मानित प्राचार्य महोदय, मैं सर्वप्रथम अपने महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय प्राचार्य महोदय, कार्यक्रम हमारा इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है माय भारत पोर्टल पर और बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को तैयारी की गई है। अगला मैं नाम जो ले रहा हूँ आप सभी के समक्ष, आप सभी का सौभाग्य है कि आरएमपी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव जी आप सभी के बीच में निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय प्राचार्य महोदय आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आरएमपी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य आप सभी लोग का स्वागत कीजिएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि जिस कॉलेज से मैंने अध्ययन किया है, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ के भी गुरुजन आज आपके साथ सभी के बीच में उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वह आए, क्योंकि राजकीय स्नातकोत्तर फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अहमदाबाद से पधारे हुए हैं। मैं आपका अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जीवन के बहुत ही घनिष्ठ मित्र, क्या कहें, हम मित्र तो कह नहीं सकते, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारी आंखें हैं। हम जब कभी भटकते हैं, हमारा साथ देने के लिए हर तरीके से तैयार रहते हैं। मैं उनके सानिध्य में पला बड़ा हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे अग्रज डॉक्टर रामलाल जी, जो कि समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, इस कॉलेज में भी रह चुके हैं, उसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य और आप सभी के बीच में हिंदी का अध्यापन कार्य करते हुए डॉक्टर सुरेश कुमार जी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपना स्थान। इसके बाद में अपने परम मित्र, आज के निर्णायक मंडल के सदस्य डॉक्टर दयाल शरण जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी अपना मंच पर आकर के स्थान करें। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का यह कार्यक्रम जो सीमित समय में आप सभी के समक्ष में
प्रस्तुत किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, उस प्रतियोगिता में आप सभी लोग साक्षी बन रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि हमारे सभी मंचासीन अतिथि महोदय सभी से मेरा अनुरोध है, माननीय हमारे प्राचार्य महोदय, आरएमपी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य महोदय और जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद है जहाँ से मैंने अध्ययन किया है, वहाँ के डॉक्टर अनिल कुमार जी हिंदी के प्रोफेसर और अपने कॉलेज के डॉक्टर सुरेश कुमार सर, डॉक्टर दयाल शरण सर, मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ किया जाए। मैं आमंत्रित करता हूँ सभी अपने अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के लिए यहाँ पर उपस्थित हो। नहीं चल पाएगा 24 घंटे के साथ कार्यक्रम का अब नहीं चलेगा। जो प्रारंभ हुआ है ये दिखाया स्ट्रीमिंग। अब मैं अभी 24 घंटे के बाद अपनी कॉलेज की छात्राओं से, क्योंकि हमारे अतिथि देवो भव की परंपरा हमारी नहीं है, मैं अपने कॉलेज की बालिकाओं से कहूँगा कि उनके स्वागत के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत करने के लिए मंच पर उपस्थित हो। साफिया और फिजा की प्रस्तुति। नमस्कार सम्मानित अतिथि, मैं चूंकि कार्यक्रम इतनी जल्दबाजी में है तो थोड़ा इस वजह से हड़बड़ाहट है, क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपने मुख्य अतिथियों का स्वागत गीत तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन उनका स्वागत जो हमें करना चाहिए अपने हाथों से, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बैज लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया जाए, उसके बाद में स्वागत गीत हम कराते हैं। तो इस कड़ी में मैं अपने प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच में जो बता रहे हैं, माननीय प्राचार्य महोदय आरएमपी डिग्री कॉलेज का माला पहनाकर एवं बैज पहनाकर स्वागत करें हमारे प्राचार्य कॉलेज के प्राचार्य महोदय। अब आगे की घड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर सुरेश कुमार जी राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद से पधारे हुए डॉक्टर अनिल कुमार सर का माला पहनाकर एवं बैज पहनाकर के स्वागत करें। मैं खुद अपने हाथों से अपने प्राचार्य महोदय का स्वागत करना चाहूंगा, इसलिए मैं अपने प्राचार्य महोदय का स्वागत और बैज पहनाने के लिए खुद उपस्थित होना चाहता हूं।
अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर दयाल शरण जी हमारे बीच में उपस्थित हुए डॉक्टर रामलाल सर का बैच बनाकर और माला पहनाकर स्वागत करें। क्यों ना हम ऐसा करें कि एक दूसरे का स्वागत करें, माला पहनाकर बैच बनाकर, ये और भी अच्छी बात होगी कि मैं चाहूंगा कि एक दूसरे का माला पहना करके स्वागत करें बैच में। डॉक्टर रामलाल जी, डॉक्टर दयाल सर का हमारे माला पहनाकर स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा बैच भी बनाया जाए। अब मैं खुद अपने महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य महोदय का माला पहनाकर और बैच बनाकर स्वागत करना चाहूंगा। अब मैं स्वागत गीत के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारी छात्राएं आए और हमारे विद्यार्थियों के लिए स्वागत गीत का वादन करें। का अभिनंदन करती हूँ। सही है ना, ज़्यादा कैमरा बीच में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले रिकॉर्ड कर लेना पहले।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूँ। मैं नाम बोलूंगा, चूंकि आपको सारे बातें मैं बता चुका हूँ। मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सब जो नाम 10 नाम मैं बोल रहा हूँ, 10 नाम जिसके जिसके आए वह साइड से मंच पर आ जाएंगे, और उसके बाद में एक एक लोग को जो है वहां पर वाचन के लिए हम भेजते रहेंगे। हमने जो नाम लिए हैं उसमें सर्वप्रथम मुस्कान उपस्थित हैं, पलक सिंह उपस्थित हैं, शिखर बौद्ध, अजय सिंह आजाद, सोमेंद्र सिंह। 3 लोग मंच पर आ गए हैं। मैं सर्वप्रथम चाहूंगा कि अपनी प्रस्तुति देने के लिए शिखर बौद्ध जाएं और अपनी प्रस्तुति दें। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने आया हूँ, जैसे 1975 में हुई इमरजेंसी किस वजह से हुई थी और उसका क्या कारण था और उसके क्या सीख मिली हमें। 1975 की इमरजेंसी, एक इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन सुनाया था जिसमें उन्होंने इमरजेंसी लागू करी थी, और जेके आंदोलन को बढ़ावा देते हुए जो जेपी साहब आगे बढ़ रहे थे उसको रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी लागू करी। मैं सर एक चीज कहना चाहूंगा, हम युवा हैं, युवा पीढ़ी है, युवाओं के लिए जो आवाज है वो युवा को किसी नेता, किसी धर्म, किसी जात, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के नहीं सोचना चाहिए। हमारी युवाओं की सोच बहुत ऊपर है, बहुत अलग है। हमें युवा बन के सोचना चाहिए। जो किया उस समय 1975 में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सत्ताधारियों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए इमरजेंसी को लागू किया। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सत्ता किसी का हकदार नहीं, सत्ता जनता से जीती जाती है। 1977 के चुनाव में जनता ने या आवाम ने पूरे देश को दिखा दिया कि जनता में क्या ताकत है, जिसमें उस समय की रूलिंग पार्टी को जनता ने उखाड़ फेंका हिंदुस्तान की सरकार से। और इमरजेंसी से सीख मिलती है कि सत्ता किसी के एक हाथ में नहीं, ताकत किसी के एक हाथ में नहीं, ताकत बटी हुई होनी चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो राइट टू लाइफ को खंडित किया गया था वो ब्लैक डे तरीके से मनाया गया, और उसने बताया कि 44 आर्टिकल अमेंडमेंट में कि किसी भी राइट टू लाइफ को कभी खंडित नहीं किया जाएगा आगे। और थैंक यू। हेलो, यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित जन तथा सम्मानित अतिथिगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पे केवल मात्र एक विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि इतिहास के सबसे काले पन्ने की ओर भी बढ़ रहे हैं। 1975 वो रात जब देश तो आराम से सो रहा था, पर लोकतंत्र पे एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था, आपातकाल का। जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सलाह पे आंतरिक परिस्थितियों को हवाला देते हुए आपातकाल घोषित किया, उस समय पे लोगों के आम अधिकारों को स्थगित कर दिया व कई विपक्षी नेताओं को बिना किसी भी कानूनी कार्रवाई के जेल में बंद कर दिया। उस समय पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल में बंद थे। 42वें संविधान संशोधन ने सरकार को पूर्ण हक दे दिया कि वह अपने निर्णय को बिना किसी जवाबदेही के लागू कर सके। उस समय पे एक नारा बहुत प्रचलित हुआ था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। जब जब कोई व्यक्ति खुद को राष्ट्र से ऊपर समझने लगता है, तब संस्थाएं कमजोर होने लगती हैं, और जब संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं तो लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचना बंद हो जाती है।
लोगों की सरकार, लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचना तो बंद होती है और उसके परिणाम स्वरूप हमारा देश एक अंधेरे कुएं में धीरे धीरे जाने लगता है। लोगों ने साल 1977 में लोकसभा चुनाव में सरकार को दिखा दिया कि इस देश में आखिरी फैसला लेने का हक जनता के पास है, ना कि सरकार के पास। एक बहुत ही फेमस पंक्ति मुझे याद आती है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ये लाइन उस समय की जनता ने सचमुच में कर दिखाई थी जब लोकसभा के चुनाव में सरकार को गद्दी से उतार के जमीन पर लाके रख दिया। सरकार को दिखलाया कि आज भी इस देश के आखिरी फैसला लेने की ताकत जनता के पास होती है। आज जब हम विकसित भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने उज्जवल भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें सीख लेनी चाहिए इतिहास से कि जो चीज भविष्य में हुई, इतिहास में हुई, वो भविष्य में ना हो। हम युवाओं को देखना चाहिए कि कोई नेता कभी राष्ट्र से ऊपर ना बढ़ सके, कोई ताकत कभी देश से ऊपर ना जा सके और कोई नेता का फैसला कभी संविधान से ऊपर ना जा सके। अगला नाम है सोमेंद्र। निर्णायक मंडल के चरणों में अपना अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आज का विषय है 50 years of emergency, a lesson to Indian democracy। सब प्रथम महोदय 50 वर्ष आपातकाल के उपरांत जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे देश के प्रधानमंत्री मुझे दिखाई देते हैं और जो कि वो भरे सदन में कहते हैं सत्ता क्या है, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन मेरा देश रहना चाहिए। तो मुझे लगता है, मेरे दिल को ठंडक पड़ती है, तो लगता है कि मैं आज आजाद भारत का नागरिक हूँ और इसके साथ में भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मानवता, मगर हमको याद सीखना पड़ेगा कि भारत विश्व का युवा देश है होने के बावजूद भी, युवा देश होने के बावजूद भी वहां का नेतृत्वकर्ता की आयु सीमा 56 वर्ष है। लेकिन हम युवाओं को स्वीकारता को आगे बढ़ाना होगा जैसे कि युवा नेतृत्व कर सके। साथ ही साथ आज मैं बात करूंगा गुप्त वंश के दौरान में भी हमारी हिस्सेदारी हुआ करती थी, जो कि जीडीपी, वैश्विक जीडीपी में हमारी 35 से 38% की हिस्सेदारी थी। तब हम गर्व से कहते थे भारत एक कृषि प्रधान देश है। मगर जब हम पे औद्योगिक क्रांति, झूठी औद्योगिक क्रांति थोपी गई, उसके साथ में जब हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई तो आज का किसान अपनी जमीन बेचता है और अपने बेटे बेटियों को नौकरशाही की रेस में दौड़ाने के लिए। मगर महोदय हमें आज यह भी सीखना पड़ेगा, महोदय आज हमें यह भी सीखना है कि बिहार के भागलपुर में पढ़ रहे किसी भी छात्र को जातिगत तरीके से परेशान ना होना पड़े और आज हमारे हरदोई सीएसएन पीजी कॉलेज में पढ़ रहे किसी छात्र छात्रा मेरी भाई बहन को जातवादी नियम से किसी प्रकार से परेशानी ना झेलनी पड़े। महोदय आज मैं जब देखता हूँ 50 years of emergency तो ये ठंडी बुझी आग जैसा कि मुद्दा बन के आज सामने आया और मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि अगर हम युवाओं को आजादी मांगनी पड़ेगी तो वह भीख है, लेनी पड़ेगी तो युद्ध है, अगर छीननी पड़ेगी तो क्रांति है, अगर भूलनी पड़ेगी तो गुलामी है। हम आजाद भारत के नागरिक हैं और हरदोई मेरी मित्र और पुण्य भूमि दोनों है। इसके साथ साथ में मेरे सामने बैठा भारत का उज्जवल भविष्य, मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप तो युवा हैं, कैसी भी आपातकाल आए, लेकिन अगर युवा देश भारत है तो युवा आप भी हैं। मिलिए, भारत के कंधों से कंधा मिलाकर आप लोग देश की तकदीर बदल सकते हैं, तस्वीर बदल सकते हैं। तो मुझे एक शेर याद आता है, अगर मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, लेकिन मेरे किरदार का कत्ल हो जाता। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बारी को विराम दूंगा और ज्यादा समय ना लेते हुए मुझे एक शेर और याद आता है, अगर निर्णायक मंडल की इच्छा होगी तो मैं सुनाना चाहूंगा। मेरी रूह से वाकिफ है कलम मेरी रूह से वाकिफ है कलम मेरी, मैं अगर इतिहास में आपका थैंक यू सर। मुसीबत आने वाली है और जरा दास्तानों से दास्तान मिला, ये मुसीबत तुम हल कर दोगे। तो नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदय और निर्णायकगण, मैं अभिषेक सिंह आज यहाँ पे अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने वाला हूँ। देखिए, मैं यहाँ कोई इतिहास की कोई पुस्तक यहाँ पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक चेतावनी देने आया हूँ। एक चेतावनी
जो हमें बताती है कि आज से 75 वर्ष पूर्व इमरजेंसी लगी थी और सॉरी डाले हुए थे, जुगनुओं की आंख में जाले हुए थे, हैं बहुत मजबूत दरिया रोक लेंगे, जुगनुओं ने ये बहन पाले हुए थे। नमस्कार, सर्वप्रथम मंचा सिंह निर्णायक नंदन को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और हमारे सामने लोकतंत्र के प्रत्येक आकार ले रहे बहन को मेरा यथोचित अभिवादन। मान्यवर, आज से 50 वर्ष पूर्व हमने आपातकाल झेला। हमारे संविधान में एक काला अध्याय के तौर पर जो आपातकाल दर्ज किया गया वो आज भी हमारे मध्य में है। मानव वो सदी खत्म हो गई, वो समय बीत गया, परंतु उस आपातकाल की बुनियादी जड़ों ने हमारी लोकतांत्रिक जड़ों के उजास पक्ष को अवश्य मजबूत किया। मानव जब सरकारों ने ये ठान लिया था कि उनके इशारे पर संविधान संशोधन किए जाएंगे, उनके इशारों पर सरकारें बदली जाएंगी, तो भारत की जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया और ये लोकतांत्रिक बुनियाद ने निस्वार्थ तरीके से प्रतिकार करने की एक आवाज को आह्वान किया। माननीय तत्कालीन मंत्री का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जगजीवन लाल जी जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, उन्होंने आपातकाल का विरोध करते हुए अपने निस्वार्थ प्रतिकार की भावना को जन्म दे करके राष्ट्र हित में अपनी सत्ता छोड़ी। मान्यवर, आज भी जब सत्ता के समाधान हो जाते हैं तो उन्हें आपातकाल से सीख ले लेनी चाहिए कि हमारी लोकतांत्रिक नियामकों की जड़ें आज भी इतनी मजबूत है कि सदन में अपना बहुमत स्थापित कर चुकी किसी भी सत्ता में आपातकाल लागू करने की सोच दोबारा नहीं होती है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कोई भी तंत्र लोकतंत्र से मजबूत नहीं हो सकता है। एक तरफ हम देखते हैं जियो पॉलिटिक्स में कि पाकिस्तान में 3 बार तख्ता पलट हो चुका है। वर्तमान में 8 देश ऐसे हैं जो सैनिक और राजशाही तंत्र और लोकतंत्र के मध्य में झूल रहे हैं। ऐसे में हमने उस आपातकाल से सीख ली है कि हमारे नियामकों द्वारा हम पे आरोपित आपातकाल अब काम नहीं करेगा। वर्तमान में कोई भी सरकार कितनी भी मजबूत हो जाए, परंतु उस आपातकाल के खौफ से कि जो सरकारें 10-10 वर्ष तक शासन कर चुकी हैं, बिना रक्त की एक बूंद बहाए सत्ता को एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित कर देती है। उस वैश्विक परिदृश्य में, जिस वैश्विक परिदृश्य में सत्तारूढ़ लोग कभी-कभी सैन्य शासन तक की नौबतें आ जाती हैं। हम देख रहे हैं थाईलैंड में, म्यांमार में सैनिक शासन है। ये हमारे लोकतंत्र की जड़ें हैं और ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। और आज भारत की जनता ये कहती है लोकतंत्र को देखते हुए कि हम आज से सोजा में भी हक की बात करेंगे, कुंदन की तरह जहर में ताबिंदा रहेंगे। नियामक की हर दौर बताती है सितम की, हम जिंदा थे हर दौर में, हम जिंदा हैं वर्तमान में, हम भविष्य में भी जिंदा रहेंगे। आपातकाल हमारे इतिहास में लगा हुआ एक काला धब्बा है, परंतु उससे नियामकों ने हमें जो सीख ली है वो आज भी हमारे मध्य प्रत्येक राजनीतिज्ञ में है कि हम शासन करते हैं, परंतु हम शासन करने में हम अपने निर्णय पर आरोपित नहीं करते हैं, हम जनता पर थोपते नहीं हैं और हम जनता के प्रत्येक निर्णय के लिए उत्तरदायी होते हैं। धन्यवाद। शुभ शब्द शुभ देश को विकास दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। घर आई उस नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समान दर्जा दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आरक्षण के इस दौर में, जी हाँ, आरक्षण के इस दौर में बेटियों को उनकी माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। Ladies and gentlemen, greetings to everyone. I am Shivangi Pandey of GDC Hatoi, and today I will be speaking on 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. In 1995, at midnight hour, under Article 352, sparked a sweeping power. From Allahabad came the courtroom spark, a verdict that shook the ruling power. Presses went silent, the blank pages cried. Presses went silent, blank pages cried. The leaders were jailed, the resistant confined. The truth was censored, the voices were denied, the rights were paused, and the habeas corpus was bent. And ladies and gentlemen, through
सचिव कुमार तैयार है और सदस्य यहाँ तो उपस्थित पठान है जिसका मुख्य उद्देश्य था कि देश की एकता और अखंडता को बचाना, देश की एकता और अखंडता को बचाना और उसकी रक्षा करना। जो ये आपातकाल का समय था वो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक इतिहास में एक काला धब्बा था, लेकिन हमारा भारतीय संविधान हमें यह अधिकार देता है, हमें यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलेंगे। और इसी के चलते मेरा यह मानना है कि आपातकाल के दौरान सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं यह बताना चाहूँगा कि 1970 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब विपक्षी नेताओं को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था और वहाँ के नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से रोक दिया गया था। मेरा यह मानना है महोदय कि अगर सरकार का नियंत्रण ना हो तो वह तानाशाह बन जाती है। तो मेरा जो भारत देश है इसमें अंतिम शक्ति लोकतंत्र के पास है, अंतिम शक्ति जनता में निहित है। जब 1977 का आम चुनाव हुआ तब लोकतंत्र ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि अंतिम शक्ति जनता के पास है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देश की एकता और अखंडता को बचाना अच्छी बात है, देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करना अच्छा है, लेकिन किसी भी हद तक नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित ना किया जाए, नागरिकों के अधिकारों को ना छीना जाए। अंत में मैं 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब छत्तीसगढ़ एवं हमारे सम्मानित साथियों सभी को मेरा नमस्कार। आज आपातकालीन के 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। हम जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं वो आपातकालीन एक ऐसा कालखंड जब हमारे भारतीय संविधान की एक गहन परीक्षा थी एवं एक अग्नि परीक्षा के रूप में देखा गया इसे। और इस समय पर यह 25 जून सन 1975 को आपातकालीन की घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। और उस समय भारत के लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया एवं उस समय जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे वो श्री फखरुद्दीन अली अहमद उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और यह कहा गया यह आपातकाल लगभग 21 महीनों तक चला था। इस कालखंड में लगभग सभी जितने भी नेता थे जो लोग अपनी आवाज उठाना चाहते थे उन्हें जेल में डाल दिया गया बिना किसी कार्रवाई के और हमारा सत्ता को हाथ में लेने की कोशिश की गई। लेकिन संविधान एक ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे बड़े नेताओं द्वारा लिखा गया जिन्होंने पहले ही सोच लिया था कि लोग अगर सत्ता को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो ऐसी व्यवस्थाओं को लाना अनिवार्य है। और इसी कारण बस हमें समझा गया और फिर आपातकाल लगाया गया। धन्यवाद। अब अगला नाम है महजूद आए और अपनी प्रस्तुति दें। सदब अफसर है, सदब नहीं आए। अब महजूद के बाद में अरुण कुमार तैयार रहेंगे। मैं मोहम्मद महजूद मंसूरी और यहाँ पर उपस्थित हमारे अतिथिगण एवं समस्त शिक्षकगण एवं हमारे मित्र मंडल आप सभी को नमस्कार। और मैं इमरजेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा विषय है कि आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक। जब भारत में आपातकाल की बात की जाती है तो हमें 25 जून सन 1975 याद आता है। उस समय तत्काल सरकार थी हमारे देश की प्रधानमंत्री श्री माननीय इंदिरा गांधी एवं हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय श्री फखरुद्दीन अली अहमद के समय हमारे देश में आपातकालीन की घोषणा की गई थी, जो कि संविधान के भाग 18 एवं आर्टिकल 352 के तहत हमारे देश में आपातकालीन की अनाउंसमेंट की गई थी। और इसके जरिए हमारे लोकतंत्र पर क्या प्रभाव
पड़े, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। नंबर 1, जब हमारे देश में 25 जून 1975 को भारत में आपातकालीन की घोषणा की गई थी, तब उस समय हमारे मौलिक अधिकारों को आम आदमियों से हमसे छीने गए थे। और नंबर 2, हमारे भारतीय संविधान में चेंजिंग की गई थी, 39वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। ये हमें बताता है कि भारतीय सरकार ने किस तरह संविधान को संशोधन करके और जो हमारी शक्तियां थी आम आदमी जनता की, उन शक्तियों को प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को दी गई थी। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे अधिकारों का हनन किया गया था और हमारी लोकतांत्रिक चीजों का बहिष्कार किया गया था। और आपातकालीन के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हमें आपातकालीन के बारे में हम यही बोलना चाहेंगे कि हमें इससे सीख लेने की जरूरत है। यह दर्शाता है कि हमें भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को जानना चाहिए और भारतीय संविधान की हिफाजत करना हम युवाओं की जिम्मेदारी है। अगर हम इसकी जिम्मेदारी नहीं करेंगे तो कोई भी देश का कोई भी कुछ बन जाएगा और हमारे देश को संविधान में बदलाव करेगा। इसी तरह तानाशाही आएगी। और इसी में 2 लाइनें हैं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। आपके माथे पर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, मगर आपके सीने में भारतीय संविधान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मंडल व सभा में उपस्थित सभी हमारे साथियों, मैं आज के इस युवा संसद के समारोह में हमारे विषय आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सफल विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसा है कि ये जो आपातकाल होता है, ये ऐसी स्थितियों में लागू किया जाता है जहाँ पर देश में कुछ बाहरी देशों द्वारा आक्रमण हो या हमारे देश में कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाए जिस समय भारत के लोगों को एकजुट रहने में सरकारें सक्षम ना हो पाए, जैसे कि भुखमरी या बहुत सी कोई प्राकृतिक आपदा या अकाल, तो वहाँ पर सरकारों द्वारा आपातकाल की स्थिति उत्पन्न की जाती है, जिससे हमारा देश जो हमारे देश का संविधान है या हमारे देश की जो सत्ता है वो सही से चले। लेकिन उस समय की जो सरकार थी उसने इस आपातकाल को लगाया और लगाकर अपने आप को यानी अपनी सत्ता को अपनी ताकत दिखाने जैसा व्यवहार किया। उन्होंने सभी संसद की पूरी ताकत अपने हाथों में ली और साथ साथ जो वहाँ पर जो गैर पक्ष के नेता थे, जो नागरिक थे, उनके नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए, लोगों को जेल में डाल दिया गया और अपनी सरकार यानी कि अपने आप को वर्चस्व दिखाया। और उन्होंने ये सोचा कि पार्टी बंदी बिल्कुल समाप्त कर दी जाए और वो ही आगे शासन करते रहे। वो ये चाहते थे कि इस आपातकाल के दौरान वो हमेशा अपनी सरकार को आगे बढ़ाए रखना चाहते थे। मेरा ये मानना है कि मैं आज वर्तमान सरकार से और आने वाली भविष्य की सरकार दोनों से ये चाहूँगा कि आपातकाल जैसी स्थितियाँ लागू की जाए बेशक, लेकिन उन स्थितियों में जहाँ पर हमारे भारत देश के जो लोग हैं उनको एकजुट करने के लिए वो सक्षम हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यदि आपके पास सत्ता है तो आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन विरोध में कर सकते हैं, अपनी ही शक्तियों को सर्वस्व करना चाहते हैं, ये गलत है। मैं बस इतना ही चाहूँगा कि हमारे भारत की जो शक्तियाँ हैं, हमारा जो भारत चलता है वो संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र कहता है कि ये जनता का शासन है और जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता पर होता है, तो इसमें जनता का वर्चस्व होना महत्वपूर्ण है। और आने वाली सभी सरकारों से मेरा ये निवेदन है कि वो ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे हमारी सरकार हमारे भारत देश के लोगों को दिक्कतें हों, जिससे उनके अधिकारों को निलंबित किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मैं अपनी बात और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मैं आजम मेहमान बाप मेरे विद्यालय में सभी अतिथिगढ़ छात्र व छात्राओं को मेरा साझा कर रहा हूँ। मैं भारत में आपातकालीन के विषय में अपने विचार आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। आपातकाल क्यों लगाया गया, कैसे लगाया जाता है, इस विषय में सबसे पहले तो ये बात है कि जहाँ कहीं बाढ़ आ जाए या कहीं सूखा पड़ जाए तथा अनेक परिस्थितियों के कारण या किसी बीमारी या किसी रोग
आज तनाव के कारण आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल जैसे कि 1975 में आपातकाल लगाया गया था, जो कि 21 महीने तक आपातकाल चला था। इस आपातकाल के दौरान तमाम उस समय की जो सरकार थी, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, वो अपने समान किसी विरोधी पार्टी को नहीं मानती थी कि मेरी पार्टी है, तथा उनके विरोध में जो भी कोई प्रदर्शन करता था उसको कारागार में डाल दिया जाता था। उनके खिलाफ कोई दो शब्द नहीं बोल सकता था, तथा पत्रकार तथा मीडिया अनेक ऐसे व्यक्ति थे जिन लोगों को उनकी इजाजत लेनी पड़ती थी। क्या मैं आपके समझ कुछ बोल सकता हूँ या आपके बारे में कुछ छाप सकता हूँ? इन तमाम चीज़ों के बारे में उन लोगों का मानना पड़ता था, सरकार की माननी पड़ता था। तथा ग्रामीण जनता, किसान, ग्रामीण मजदूर तथा आज ऐसे इंसान थे जिनके अधिकारों का खनन हुआ। ऐसी सरकार क्या हमें लाभ दे सकती है, आगे बढ़ा सकती है? नहीं बढ़ा सकती है। फिर उसी का नतीजा जो आया ना 1977 में, उसी का नतीजा आया, हार गए। क्या हुआ? हार गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय प्रिंसिपल का, निर्णायक मंडल का, शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम साफिया है। मैं आप सबके समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष डेमोक्रेसी के लिए एक सबक के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज से ठीक 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 की रात को भारत में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सलाह पर फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देकर भारत में आपातकाल की स्थिति की घोषणा की। 21 महीनों का ये घुटन भरा दौर भारत ने तानाशाही का कड़वा अनुभव किया। राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमे के जेल भेज दिया गया। सेंसरशिप प्रेस की स्वतंत्रता को सेंसरशिप के जरिए कुचल दिया गया और नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। यहाँ तक जनता का आवाज उठाना तक गुनाह बना दिया गया था। जब एक पीढ़ी ने सीखा कि जब सत्ता का घमंड बेलगाम हो जाता है तो लोकतंत्र की सांसें रुक जाती हैं। जब जनता सड़कों पर लोकतंत्र की वापसी की मांगे करने लगी और हर यातना ने विरोध की आग को और तेज कर दिया। यह सत्ता का हस्तांतरण नहीं बल्कि आम आदमी की स्वतंत्रता पर प्रहार था। जब 21 महीनों बाद इंदिरा गांधी ने 21 मार्च 1970 को चुनाव की घोषणा की और लेकिन लोकतंत्र ने सत्ता का घमंड तोड़ दिया और नई सरकार बनी। तब देश ने यह साबित कर दिया कि यह देश इमरजेंसी का नहीं बल्कि इमरजेंसी के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों का है। तभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इस दिन के बारे में लोकतंत्र का एक हमला बताते हुए लिखा है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों को जो कुचलेगा उसे देश कभी भी माफ नहीं करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यह 50 साल बाद हम इसको क्यों याद कर रहे हैं? तो हमें इसे याद करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब सत्ता निरंकुश होगी तो जनता प्रश्न चिन्ह उठाएगी और अपने तरीके से नियंत्रित करेगी। अब इस 50 साल के इस वर्षगांठ पर हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम कभी भी इस दौर को पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे और ना ही हम हमेशा अपने कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमेशा सजग रहेंगे, क्योंकि ये जनता का शासन है और जनता के जो कर्तव्यों को, जनता के जो अधिकारों को छीनेगा, जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी और जो जनता को प्रताड़ित करेगा, देश उसे कभी माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। महोदया, जिनका माय भारत के नाम से, जो माय भारत हरदोई के नाम से उर्दू में मंच आमंत्रित करता हूँ, मंच पर की हुआ है और अपना स्थान ग्रहण करें। जिन माननीय सुश्री प्रतिमा वर्मा जी, युवा अधिकारी, जनपद हरदोई, माय भारत। विकसित भारत युवा संसद 2026 एक ऐसा कभी इतनी अच्छी नहीं होती हैं जितना कि वह बताती हैं। सरकारें कभी उतनी बुरी नहीं होती हैं
किसी तरह की विपक्ष आरोप लगा रहा है। आज राजकीय महाविद्यालय बिहारी में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अपने मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज के मुख्य विषय आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। 25 जून 1975 की वह मध्यरात्रि जिसमें आपातकाल को लागू किया और उस आपातकाल के संदर्भ में विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया बिना किसी कारण और मुकदमे के। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई। नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। पूरे भारत में इतिहासकारों के अनुसार जिस तरह से 2020 में लॉकडाउन लगा था एक महामारी के कारण, उसके 100 गुना ज्यादा अधिक प्रभावी था आपातकाल। ये आपातकाल एक दिन की रणनीति नहीं थी। ये लोकसभा चुनाव लगभग 1971 के समय से पृष्ठभूमि इसकी तैयार हो रही थी, जिसमें उस समय की सरकार भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी आदि प्रमुख विषयों से बराबर घिर रही थी। और उस चुनाव में आरोप लगे थे उस समय की सरकार की मुखिया श्रीमती गांधी के ऊपर कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में सरकारी धन का उपयोग, सरकारी वाहनों का उपयोग, सरकारी हर सिस्टम का उपयोग गलत तरीके से उपयोग किया। उसके बाद में उन्होंने उसका सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट आया कि वह प्रधानमंत्री पद पर तो रह सकती हैं लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तत्पश्चात श्रीमती गांधी जी ने जो एक काला दिन आया है आपातकाल के रूप में, हम युवा इससे सीख लेते हैं कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय का, आने वाले भारत का हम भविष्य हैं और उस भविष्य में कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न नहीं होने देंगे कि जिससे किसी भी पार्टी और कोई भी एक पार्टी, एक व्यक्ति का सिस्टम लागू हो सके। जो हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, उस संविधान को और लोकतंत्र को हमें अपने संपूर्ण जीवन में बसाए रखना है और इसके लिए दिन रात प्रयास करते रहना है। जय हिंद, जय भारत। आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र में लोकतंत्र का सबक। मैं इस पे अपनी बात करना चाहती हूँ। सन 1975 से 1977 तक आपातकालीन चला। इसमें बहुत सारी उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। उनके अंदर विद्यमान नेतृत्व क्षमता का जो असर था, हमारे बीच में निर्णायक मंडल हो चाहे दर्शक मंडल हो, सभी लोगों ने उसका श्रवण किया, देखा। अब सभी जो प्रतिभागी थे उन सभी की प्रस्तुति हो चुकी है। निर्णायक मंडल हमारा अतिशीघ्र आप सभी के समक्ष जो चयनित प्रतिभागी हैं उनके नामों का निर्णय करेगा और उसके आधार पर आप सभी के समक्ष उन नामों की घोषणा की जाएगी। जितने लोगों ने प्रतिभाग किया है कोई भी कम नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता कोई चयन का आधार हो सकती है लेकिन आपकी प्रतिभा को कम नहीं किया जा सकता है। आप योग्य हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, उस स्तर पर जब आगे बढ़ना होता है तो किसी न किसी रास्ते का एक निकाला जाता, सहारा लिया जाता है जिससे हम की लोगों को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। इसलिए मैं निर्णायक मंडल से अपने अनुरोध करता हूं कि अभी तक की प्रस्तुति में जिन छात्रों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन बाहर से आए हमारे प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी है, उनका परिणाम जो है अपने द्वारा लिए गए उनके अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। हमारे जिले के युवा अधिकारी माय भारत मंच यहाँ पर आए और अपनी जो है वाणी से हमारे बीच में उपस्थित छात्राओं, अन्य प्रतिभागियों को अभिषिक्त करें।
क्योंकि मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय शिक्षकगण या गुरुजन जिन्हें हम कहते हैं, तो आप सभी गुरुजनों से अभिसंचित होते हैं इस कॉलेज के और सभी देश के छात्र को सबसे महत्वपूर्ण है आप सबको प्रणाम करना, सादर प्रणाम। जी, राजकीय महाविद्यालय बिहानी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इस कार्यक्रम को भली भांति संपन्न कराने के लिए। ये जिला युवा संसद का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा आयोजित कराया जाता है। विगत वर्ष इस कार्यक्रम को राज्य स्तर पे बहुत पहचान प्राप्त हुई थी, क्योंकि विगत वर्ष प्रथम वर्ष था जिसमें खुद विधानसभा में राज्य स्तरीय युवा संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें यूपी के प्रत्येक जिले से 3 विजेता प्रतिभागियों को विधानसभा में अपना भाषण प्रस्तुत करने का मौका मिला था। यह अवसर आपको इस वर्ष पुनः प्राप्त हुआ है। कुछ कार्यक्रम की टाइमलाइन ठीक से निर्धारित नहीं होने के कारण ये कार्यक्रम अक्टूबर-नवंबर से होते होते आज 28 फरवरी को संपन्न हो पा रहा है। कुछ विभागीय इसमें कम्युनिकेशन गैप या कुछ जो प्रोसीजरल डिलेज होते हैं उनकी वजह से ये इतनी लेट संपन्न हो रहा है। जब हमें फाइनल ऑर्डर्स आए हमने इसे 3 दिन के अंदर ही आयोजित करने का माय भारत और LSS द्वारा निर्णय लिया गया और आज आपके सामने ही आयोजित किया गया है। मुझे उम्मीद है, मैं आपकी इसका लाइव प्रसारण देख रही थी आधे समय भी, आप सभी की प्रस्तुतियाँ बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी रही हैं। आप सभी ने हिम्मत करी पिछले वर्ष को की कार्यक्रम की सफलता को देखकर या आपका अपने इंटरेस्ट से आपने इसमें प्रतिभाग किया, मंच तक आए, आपने इतने गहन टॉपिक पर अपने विचार रखे, इसके लिए आप सभी को बहुत सारी बधाई। और आप सभी को पूरा जिला भी नहीं, जो भी उस लिंक को देख रहा होगा, आप सभी का भाषण सभी के द्वारा सुना जा रहा था। ये आपके लिए गौरव की बात होगी और आपके परिवार और सभी परिजनों में इसको शेयर जरूर करिएगा, रिजल्ट चाहे जो भी हो। अभी सम्मानित मंच द्वारा रिजल्ट्स की घोषणा करी जाएगी। सभी जनपदों में इधर ही बीच कार्यक्रम ये सब आयोजित किए जा रहे हैं, फरवरी से लेके बल्कि अभी 6-7 मार्च तक शायद इस प्रोग्राम को जाना पड़े। हालांकि जल्दी ही इस सभी जनपदों में इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के आदेश संगठन मुख्यालय स्तर से प्राप्त हैं, परंतु बीच में होली का त्यौहार आने के कारण कुछ जिलों में इसका डिले हो सकता है। पर 4-5 मार्च तक मोस्ट प्रोबेबली पूरी यूपी में इसका आयोजन हो जाएगा और मार्च लास्ट तक या जैसा भी स्टेट का डायरेक्शन रहेगा उस हिसाब से स्टेट लेवल ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा और आप सब में से 3 बच्चों को मौका मिलेगा पुनः राज्य स्तर पर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने का। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई इस बात के लिए, मतलब शुभकामनाएं कि आप राज्य स्तर पर भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन करिएगा। जो भी हमारे विजेता प्रतिभागी होंगे, जो यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे, जिनका आज प्रथम, द्वितीय या तृतीय में स्थान नहीं आ पाएगा, उन्हें भी अग्रिम शुभकामनाएं अगले वर्ष के इस कार्यक्रम के लिए। और ऐसे तमाम कार्यक्रमों जो आपके महाविद्यालय स्तर, जिला स्तर पे होते रहते हैं, उनमें आप इसी प्रकार प्रतिभाग जरूर किया करें। कई सालों बाद आपको ये सभी दिन याद आएंगे और आप कहीं अगर आप पोजीशन नहीं भी लाए थे तब भी आपको ये याद आएगा कि वहाँ सिर्फ पार्टिसिपेट करने की वजह से मेरी पर्सनैलिटी में एक पॉइंट ऐड हुआ। ये एक अनुभव से मैं बोल रही हूँ। कई सक्सेस हमें उतना नहीं सिखाती है जितना फेलियर कहिए, या उस दिन उस पर्टिकुलर चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिली तो वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ ऐड करती है। ये मैं भी आपकी तरह छात्र थी आज से 9-10 साल पहले, तो आज अभी वो दिन याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि उस दिन उस चीज़ की वजह से, उस ड्यूरेशन की वजह से, उसमें जो भी सक्सेस फेलियर्स जो भी रहे थे उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, एक अनुभव ऐड हुआ है। तो आगे के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो हम सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपके ये इतने शब्द मैं जानता हूँ कि यहाँ बैठे हुए सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे
और आगे बढ़ने का जो उनका हौसला है उसमें और भी शक्ति मिलेगी। ईश्वर उन्हें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। अब मैं अगले क्रम में चाह रहा हूँ, चूंकि फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाम सुनते ही हमारे अंदर एक इस तरीके का हमारे जहन में एक ऐसी कौन उठती है जिसको मैं आप सभी के समझ नहीं प्रस्तुत कर सकता हूँ। उस कॉलेज में मैंने अध्ययन किया है, वहां पर पढ़ाई की है और वहां पर पढ़ने के बाद जो मुझे सौभाग्य मिला आगे बढ़ने का, वहां के गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, उस धरती को मेरा नमन है। वहां से ही आज आपके बीच में उपस्थित है हिंदी विषय के विद्वान डॉक्टर अनिल कुमार जी। मैं चाहता हूं कि वे आए और आप सभी के बीच में अपनी बात साझा करें, आप सभी का मार्गदर्शन करें, आपको जो है अपने विचारों से अवगत कराएं। डॉक्टर अनिल कुमार साहब। बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित प्रिय छात्र और छात्राओं, दरअसल व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है, गौरव का भी, कि जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ एक प्राध्यापक के तौर पर, उस संस्था के पूरा छात्र के रूप में एक तरफ मंच पर आरएनपी पीजी कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य जी बैठे हैं। ये हमारे महाविद्यालय के आरंभिक बैच के बहुत प्रतिभावान छात्र रहे हैं और वर्तमान में प्राचार्य पद पर सुशोभित हैं। दूसरे गौरव का विषय कि राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी भी हमारे महाविद्यालय के पूरा छात्र हैं और वर्तमान में यहाँ सेवारत हैं। तो उस संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर मेरे लिए यह बहुत हर्ष का विषय है। साथ ही पिहानी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार जी जो मेरे आत्मीय मित्र हैं, उनका स्नेह मुझे प्राप्त होता रहता है। यदि बात करें आज के इस कार्यक्रम की तो निश्चित रूप से जितने भी प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबके विचार, सबकी तैयारियां, प्रस्तुत करने की शैली सब बहुत अच्छी रही। हालांकि यह हम सब जानते हैं कि सबका अपना व्यक्तित्व होता है, सबकी अपनी भाषा और शैली होती है, सबके अपने अपने विचार भी होते हैं क्योंकि अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शीर्षक है संवाद का, उस शीर्षक पर, उसकी विषय वस्तु पर हमारी तैयारी कितनी है, हम उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कितना जानते हैं, और तीसरा और महत्वपूर्ण चरण यह है कि उस विषय वस्तु की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। क्योंकि यदि वर्तमान में उस पर विचार हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, कुछ न कुछ प्रासंगिकता तो होगी। इसलिए जब भी हम कोई बात बतौर विद्यार्थी के या फिर बतौर विषय विशेषज्ञ रखते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने आप को, अपने विचारों को, अपनी प्रस्तुति को विषय पर केंद्रित रखें। दूसरी बात, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सबका अपना व्यक्तित्व होता है। हम तमाम महान नेताओं के व्यक्तित्व से सीखते हैं, सीखना चाहिए, लेकिन अनुसरण जब हम करने लगते हैं, जब हम केवल अनुसरण करते हैं तो वह अनुसरण बहुत कई बार प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी मौलिकता ही आपकी पहचान है। महान व्यक्तित्वों से हम सीखें। जैसे मुझे लगता है कि युवा संसद में संवाद करने की तैयारी के क्रम में हम कुछ महान सांसदों के वक्तव्यों को सुने, क्योंकि उपलब्ध है बहुत आसानी से, और देखें कि वह अपने विचारों को किस प्रकार व्यक्त करते थे या करते हैं, उनकी भाषा कैसी होती है, यहाँ तक कि देह भाषा जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं वह कैसी होती है। दरअसल जनसभा को संबोधित करना, एक ओपन मास को संबोधित करना जनसभा को, और एक बंद कमरे में
एक सदन में अपनी बात रखना, दोनों में बहुत अंतर है और होना भी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी सदन में अपनी बात कह रहे होते हैं, सदन का अर्थ यहाँ केवल लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषदों से नहीं है। सदन मतलब एक निश्चित परिवेश, एक निश्चित स्थान जहाँ कुछ चयनित, कुछ चुनिंदा विद्यार्थी, चुनिंदा सदस्य, चुनिंदा लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ यह मानकर चला जाता है कि संबंधित विषय पर बहुत गहन अध्ययता आए हुए हैं। और निश्चित रूप से विद्यार्थी के पास जैसी आपकी उम्र है, जैसा आपका अनुभव है, आपने उसका प्रदर्शन किया, उसकी प्रस्तुति की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी विचारों की गंभीरता, देह भाषा संयमित और नियंत्रित, उच्चारण में स्पष्टता, बहुत उत्तेजनात्मक बात भी ना हो और बहुत इतना शांत तरीके से भी ना हो कि हम अपनी बात को संप्रेषित न कर पाए। यानी अपनी बातों को एक सम स्तर पर रखना और संप्रेषणीयता बहुत महत्वपूर्ण गुण है। यदि हमारे विचार श्रोताओं तक नहीं पहुंचे या वह संप्रेषित नहीं हो पाए तो फिर विचार को व्यक्त करने का कोई सुफल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए विचारों की स्पष्टता, संप्रेषणीयता, संयत प्रदर्शन, ये कुछ 3-4 ऐसे बिंदु हैं, 5 बिंदु हैं। और जाहिर सी बात है कि कथ्य की गंभीरता, कथ्य का ज्ञान, कंटेंट का ज्ञान, ये सारी चीजें जब आपके संवाद में आ जाती है तो मुझे लगता है कि यह संवाद बहुत अच्छा हो रहा है। आप सब प्रतिभागियों को पुनः धन्यवाद कि आप सबने बहुत अच्छे ढंग से अपने विचार इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल यह चाहता है, 2 नाम ऐसे हैं जिनके बराबर अंक जिन्होंने अर्जित किए हैं, इसलिए हमारे निर्णायक मंडल ने निर्णय लिया है कि 1.5 मिनट के लिए इसे फिर से बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों लोग अपनी प्रस्तुति एक बार पुनः 1.5 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड का जो है समय जो उनका रहेगा उसमें आकर के अपनी प्रस्तुति फिर से देंगे। उसमें पहला नाम है आशीष कुमार। आशीष कुमार आए और पुनः चूंकि ये आशीष कुमार और साफिया 2 बच्चों ने बराबर अंक अर्जित किए, इसलिए निर्णायक मंडल ने निर्णय लिया है कि वो पुनः प्रस्तुति अपनी देंगे। एक बार सुन लीजिए। निर्णायक मंडल समिति जिला विभागीय अधिकारी के समक्ष कुछ विचार। आज आपातकाल 50 वर्ष के पूरे हुए हैं, जिस पर एक बार मैं पूरी बात अपनी रख चुका हूं और पुनः दोबारा भी रखने के लिए कहा गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, कभी भी कोई प्रतियोगिता, कोई भी प्रतिभागी पहली ही बार में अपना पूरा जोर लगा दे, और मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया था। और कहने के लिए आगे मेरे पास कोई शब्द खास नहीं है, तो मैं अपना धन्यवाद देता हूं कि मुझे दोबारा बुलाने के लिए। नमस्कार। आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 की रात को भारत में लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला अध्याय लिखा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति का हवाला देकर अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देकर देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 21
सभी प्रतियोगी एवं छात्र छात्राओं का अभिषेचन करें। प्राचार्य महोदय। धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस राजकीय महाविद्यालय की हनी हरदोई के सभागार में यूथ पार्लियामेंट के इस इवेंट में मेरे साथ 85 इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर गौरव, उनके साथ 85 जितने भी सम्मानित प्राध्यापक हैं, युवा अधिकारी, प्रिय छात्राओं, आज का ये जो भी आपकी प्रतियोगिता है, ये केवल स्थान पाने और पुरस्कार पाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये तो सच है कि जब कोई प्रतियोगिता होती है तो कुछ विजेता होते हैं, कुछ प्रतियोगिता में विजयी नहीं होते हैं, लेकिन जो आयोजन का उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। ये आयोजन केवल आपके महाविद्यालय में हर जनपद में हो रहा है, पूरे बृहद राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आप जो इस देश का भविष्य है, क्योंकि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 60% से अधिक आबादी युवा है और जिनको मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया है या प्राप्त हो जाएगा कुछ महीनों में, तो निश्चित ही ऐसे युवा जो इस देश की आने वाली दशा और दिशा को तय करेंगे, वो अपने बीते हुए वर्षों में अपने लोकतंत्र की जो भी इतनी लंबी यात्रा रही उससे प्रेरणा ले, अच्छाई और बुराई दोनों को आत्मसात करते हुए जाने की सही क्या है इस देश के लिए और गलत क्या है। बात अगर आपातकाल की आपने की है, जिस पर पूरा वाद विवाद आपका केंद्रित रहा है, तो उस पर तो बहुत ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय भी इतना नहीं है। एक बहुत ही विशद टॉपिक है। बस 1 मिनट में आपको इस पे बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। आपातकाल लगाने का जो अधिकार है, आप सभी जानते होंगे, पॉलिटिकल साइंस की जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, राष्ट्रपति को सामान्य शक्तियां प्राप्त हैं और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। और जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है उन्हें अनुच्छेद 352, 356 और 360 3 तरह की शक्तियां प्राप्त हैं। हम जिस आपातकाल की यहाँ पर बात कर रहे हैं आज, ये वो आपातकाल है जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। और इस आपातकाल को लगाने का जो आधार था 352 में 44वें संविधान संशोधन से पहले तक आपातकाल लगाने के 3 आधार थे। कौन कौन? पहला युद्ध, दूसरा था बाह्य आक्रमण और तीसरा हुआ करता था जो पहले, वो था आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल। या तो हम किसी से युद्ध छेड़ दें, या कोई हम पे आक्रमण कर दे, या देश के अंदर आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा आभास होता है तो वो आपातकाल लगा सकता है। और बड़े मजे की बात यह है कि इस देश में जो पहला आपातकाल लगा तो दो आपातकाल एक साथ चले। आंतरिक अशांति के नाम पे जो आपातकाल लगाएगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब 44वां संविधान संशोधन किया गया जनता सरकार के कार्यकाल में, तो इसको पूरी तरह बदल दिया। आज आपको पता है स्थिति क्या है। 352 के तहत आपातकाल जो लगाया जा सकता है, 2 कंडीशन वही है, युद्ध के नाम पे लगाया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के समय में लगाया जा सकता है, लेकिन तीसरी जिसका दुरुपयोग किया गया आंतरिक अशांति के नाम पे जो हमें आपातकाल हमारे ऊपर थोपा गया, अब उनको नहीं लगाया जा सकता है। अब उसकी जगह क्या टर्म वहां पे यूज किया गया संविधान में? सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, रेबेलियन विद आर्म्स। क्लियर है ना?
तो ये बहुत बड़ा बदलाव था जो जरूरी था ताकि इस अनुच्छेद का दुरुपयोग ना हो सके। हम सब उस जनरेशन के हैं जिन्होंने आपातकाल नहीं झेला है, नहीं देखा है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग, मेरे पिताजी और उनके जो ऊपर के लोग थे वरिष्ठ, वो बताते थे कि कितना उस समय किस तरह का एक माहौल देश के अंदर डर का पैदा हो गया। और हो सकता है कि वो ये कहे कि ये हमारे देश के लिए जरूरी था उस समय, ये गलत डिबेट का विषय है। लेकिन एक बात तो सच है कि सत्ता कोई भी हो अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए और टोटलिटेरियन की तरफ नहीं जानी चाहिए। अंतिम कंट्रोल प्रजातंत्र की एक खूबी है कि जनता के हाथ में रहता है। और दुनिया के तमाम देशों से मैं ऐसे बात करूंगा ना तो मुझे पूरा घंटा लग जाएगा, लेकिन आपको मैं बताऊं, आप जाके देखिए अपने साउथ एशिया के बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर किस तरह आपातकाल के नाम पर लोगों पे यातनाएं दी गई, किस तरह उनको बैरक्स में रखा गया, किस तरह टॉर्चर किया गया, चाहे यूरेशिया में क्या नाजी जर्मनी में ले, बहुत जगह ऐसी थी जहां पर अपनी सत्ता को वैध ठहराने के लिए सरकारों ने और जो सत्ताधारियों थे उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। तो बस इतनी कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम युवा जितने भी लोग यहाँ पे इस बात को सुन रहे हैं, केवल इसके प्रतियोगिता न समझें, ये विचार मंथन का कार्यक्रम है। तो आज जो भी यहाँ पर विचार रखे जिन प्रतिभागियों में सबको बधाई देता हूँ कि आप इस मंच तक आए, और जो जीत के जाएंगे उनकी बधाई, जो नहीं जीत के जाएंगे उनको इस बात की बधाई कि आप अगर ना आते तो ये कार्यक्रम में सफल ना होता। तो बहुत बधाई आप सभी को, निर्णय बहुत शीघ्र आपके सामने आएगा। और इस जो ज्योति को जलाने का जो काम यहाँ पर और देश में इस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको अपने दिल और दिमाग में जलाए रखें, तभी हमारा प्रयास सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर रामलाल जी, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, आए और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को अपनी विचारों से आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी को बिहारी महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर गगन कुमार सर, जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं इस महाविद्यालय में, मैं देख रहा हूँ मेरे जाने के बाद। बाकी हमारे साथ आयोजन निर्णायक मंडल में अन्य जो सदस्य हैं, सामने बैठे हमारे कुछ गार्जियंस हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं और सामान्य बच्चे भी हैं जो आए हैं, सबको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपका स्वागत है इस महाविद्यालय में, आपने प्रतिभाग किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन कुछ जो मैंने देखा सबको, और एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी और शिक्षक होने के नाते जो मैं महसूस करता हूँ कि आप पहले तो विषय देखिए कि क्या इसका विषय रखा गया है, उसको परिभाषित करिए। जैसे जो आपातकाल था, क्या है आपातकाल, क्यों लगाया गया, जरूरत इसकी क्या पड़ी, परिणाम इसके क्या हुए। बहुत सारे लोगों ने दो एक बार नाम लिया, इसका बोला, लेकिन सबसे पहले आपको अध्ययन करना चाहिए इस चीज को। और ये प्रतियोगिता आप विषय से हट करके ना बोले, क्योंकि सब चीज के इसमें नंबर है। बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो पैर जिनके काम रहे थे हल्के फुल्के, हाथ की एक्टिविटीज अदर दिशा में जा रही थी, और जो लैंग्वेज निकल रहे थे उनके वो अदर दिशा में जा रहे थे। शब्दों का चुनाव आप बिल्कुल आवेश में बताइए कभी भी। अगर आपको अपनी बात रखनी है, जितना ही नॉर्मल रहेंगे, चाहे वो इंटरव्यू पैनल हो और चाहे कहीं आप अपनी बात रख रहे हैं, वो अच्छी तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से आप रख सकते हैं। जैसे ही आपकी हृदय की धड़कन बढ़ेगी, जो आप कहना चाह रहे हैं कहेंगे कुछ, मीनिंग कुछ निकलेगा, कहना कुछ और रहा होगा। तो आप जब भी किसी भी इंटरव्यू पैनल या कहीं भी मंच पे जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि आप नॉर्मल। तो इस विषय पे बहुत सारे लोगों ने अपनी बात
रखी और मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरी बात का आगे चलता आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इंटरव्यू में जा चुके, दे चुके, तब जाके नौकरी मिली है। तो आप आगे ध्यान रखेंगे और यदि अपेक्षा करता है परिणाम कि आप विषय पे रहें और नॉर्मल होके अपनी बात रखें। आप सब आए, बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंत में, चूंकि आप सभी के अंदर भी बहुत उत्सुकता है, जो आज का यह कार्यक्रम हुआ विकसित भारत युवा संसद 2026, इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ, इसका परिणाम क्या रहा। सभी निर्णायक मंडल के सदस्यों ने आप सभी को आशीर्वाद दिया है, सारी बातें हो चुकी हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो तरीका है उस तरीके से हमें चलना रहता। मैं अपने प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करूंगा कि वह परिणाम की घोषणा करते हुए आप सभी का, निर्णायक मंडल के सदस्यों का यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन में माननीय हमारे प्राचार्य महोदय। आज हम सभी यहाँ पर युवा संसद कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें राजकीय महाविद्यालय पिहानी, जो कि नोडल केंद्र है राष्ट्रीय सेवा योजना का, इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम में आए हुए विभिन्न महाविद्यालयों से जो प्रतिभागीगण हैं और मुख्य रूप से जो निर्णायक मंडल और सम्मानित मंच यहाँ पर बैठा हुआ है, जो अधिकारी, प्रथम में उनको मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्राचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव सर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और जो हमारे अन्य निर्णायक मंडल हैं, अनिल कुमार सिंह जी, डॉक्टर रामलाल जी, डॉक्टर दयाल चरण और डॉक्टर सुरेश कुमार। निश्चित ही आप सभी ने पूरी निष्पक्षता से इन सबको बहुत अच्छे से सुना, और जिसके बाद जो परिणाम निकल कर आ रहा है उसमें 5 बच्चों का चयन होना था। तो 5 बच्चे आज तक आगे तैयारी में जाने हैं प्रतियोगिता में। 5 नामों में पहला नाम जो नीचे से है, 5वां नाम अजय सिंह आजाद, पेपर मंच पर आ जाए। और चौथा स्थान प्राप्त किया है अनुभव मिश्रा। अनुभव मिश्रा। तीसरा नाम जिस प्रतियोगिता में जिन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया वो है आशीष कुमार, और दूसरे स्थान पर रही हैं इस महाविद्यालय की छात्रा साफिया, और प्रथम स्थान जिस छात्रा ने प्राप्त किया है उसका नाम है शिवांगी पांडे। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः लक्ष्मी नारायण संस्था को आमंत्रित करता हूँ कि इन छात्रों को प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम करवाएं, और साथ ही साथ जो विभाग छात्र छात्राओं ने किया है उनको भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करें। खुशी का माहौल है, बहुत ही मेहनत की है सभी ने कम समय में। शिवांगी पांडे प्रथम पुरस्कार विजेता, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही है, सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना है, ये सौभाग्य का पल है। अगला मैम से आग्रह करूंगी कि साफिया को प्रमाण पत्र देकर के उसे जो है अब शिक्षित करें, यहाँ से बात करें। अब उसके बाद में मैं चाहूंगा जो तीसरा स्थान पर प्राप्त किया है आशीष कुमार ने, वो जाएं और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आशीष कुमार। आशीष कुमार। उसके बाद में मैं चाहूंगा अनुभव मिश्रा, अनिल सर से मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी से चाहूंगा कि वह अनुभव मिश्रा को प्रमाण पत्र दे करके अपना आशीर्वाद दें। अनुभव मिश्रा। श्री अजय सिंह आजाद,
श्री अजय सिंह, ये 5 नाम है। 5 छात्र मंच पर ही रहेंगे और मैं आग्रह करूंगा जो लोग प्रतिभागी हैं, मैंने 5 लोग आए मंच पर और एक बार फोटोग्राफी की हो जाए साथ में।